यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है शॉन का पास्ट, जहाँ पर हम देखते हैं कि डेड मेंशन के डैडी उसको कहीं पे ले जा रहे होते हैं और बातों बातों में ही उसकी तारीफों के पुल बांध रहे होते हैं और वो शॉन को बताते हैं वैसे तो डेड मेंशन के सारे बच्चे ग्रेटेस्ट है, लेकिन शॉन तुम्हारा लेवल उनसे काफी ज्यादा अलग और ऊपर है और तुम्हारे जैसी टॉप नॉच स्किल वाला बच्चा ही इस पूरे डेड मेंशन का सबसे बेस्ट बच्चा माना जाएगा। तुम एक मास्टरपीस हो शॉन, जिसे हमने बनाया है। तुम डेड मेंशन के फर्स्ट नंबर के मास्टरपीस हो शॉन। और हम देखते हैं कि डैडी शॉन को एक टैटू आर्टिस्ट के पास लेकर आए हैं, जो ऑब्वियसली डेड मेंशन का ही टैटू आर्टिस्ट होगा और इसी ने शॉन के कंधे पर वो 1 लिखा हुआ टैटू बनाया होगा। हम इस पास्ट के सीन में छोटी मैरी को भी स्पॉट करते हैं, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि शॉन का नंबर 1 बनना उसे पसंद नहीं आया। और यहाँ से हम वापस आते हैं प्रेजेंट में और शॉन मैरी के हिडन स्पॉट पर पहुंच गया होता है और रेचल शॉन को चिल्लाकर बताती है कि मैरी ही वो गद्दारी करबे है जिसने ये सब किया है। आपको बताने की जरूरत नहीं थी रेचल, मैं तो पहले से जानता था कि इसके साथ कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। और शॉन अब बिल्कुल रेडी होता है कि वो अब मैरी की अच्छे से खबर लेगा, लेकिन मैरी उसे वापस से पोक करती है कि क्या तुम एक लड़की पर हाथ उठाओगे शॉन। और ऐसा बोलकर वो अपनी जेब में से एक नाइफ निकालती है और तुरंत ही शॉन पर अटैक करती है और शॉन उसके अटैक से बच रहा होता है और बचते बचते यही सोच रहा होता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, मैरी मुझ पर अटैक कर रही है और वो भी डेड मेंशन का होने के बावजूद, यानी कि सच में उसने 3 एब्सोल्यूट प्रिंसिपल को बाईपास कर दिया है। लेकिन अभी के लिए मुझे फाइट पे ध्यान देना होगा। ऐसा सोचकर वो काफी स्पीड में मैरी की तरफ जाता है और मैरी पर एक अटैक भी करता है और उसे ये बताता है कि अब ये बात को मत भूलना कि तुमने मुझ पर पहले अटैक किया था, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। तो मैरी एक फटका खाने के बाद शॉन से कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं तुम्हारे खिलाफ अपनी ताकत से नहीं जीत सकती। और इतना बोलते ही मैरी काफी स्पीड में शॉन की साइड में आती है और उसके गले पर हाथ डालकर एक खतरनाक सी स्मैक मारती है और मैरी का ये मूव काफी ज्यादा सरप्राइजिंग होता है, जिससे शॉन भी काफी मुश्किल से बचता है। और रेचल ये देखकर कहती है आखिर ये कौन सा मूव है, ये तो हमने डेड मेंशन में कभी सिखाया ही नहीं है। और इन दोनों को ऐसे चौंका कर मैरी उस रूम में से भाग जाती है, लेकिन रेचल चिल्लाकर शॉन को बताती है जल्दी करो शॉन, तुम्हें उसे पकड़ना ही होगा क्योंकि इन सारे लफड़ों के पीछे कोई और है जो मैरी से ये सब करवा रहा है। और शॉन ये सोच रहा होता है कि कोई और, लेकिन कौन? अरे जल्दी करो, मैं बाद में तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए प्लीज जल्दी करो। तो शॉन भी काफी स्पीड में मैरी का पीछा करने लगता है, लेकिन उसके दिमाग में यही चीजें चल रही होती है कि आखिर इन सब के पीछे कौन होगा जो मैरी को ये सब करने पर मजबूर कर रहा है। और वो जो भी है उसे अच्छे से पता है कि आखिर उन 3 एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स को कैसे बाईपास करना है। हम देखते हैं कि मैरी साइंस लैब का डोर खोलकर अंदर जाने ही वाली होती है, लेकिन शॉन चिल्लाकर उसे कहता है ओए मैरी रुक जा, मुझे बस तुझसे बात करनी है। अरे भागना बंद करो यार, मैं भी कुछ जानना चाहता हूँ। और शॉन देखता है कि मैरी के हाथों में साइंस लैब के कुछ एक्सपेरिमेंट्स की बॉटल्स है। आखिर तुमसे ये किसने कहा कि मैं भाग रही थी, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और ऐसा बोलकर वो उन केमिकल्स को हवा में उछाल देती है, जिसकी वजह से एक तगड़ा वाला ब्लास्ट होता है। और शॉन यही सोच रहा होता है कि इतनी छोटी सी चीजें और इतना बड़ा धमाका। और इस ब्लास्ट के धुएं को सूंघकर शॉन को ये पता चल जाता है कि इसके अंदर सोडियम मेटल, रेड फास्फोरस और एमोनिया है। और ये पूरी साइंस लैब ऐसे कई सारे केमिकल्स से भरी पड़ी है और इसी ब्लास्ट के रिएक्शन से पूरी लैब के अंदर धुआं और धमाके होने लगते हैं। एंड इसी के बीच मैरी अपने एरो नाइफ के थ्रू शॉन पर अटैक करती है और मैरी के 1-2 अटैक तो शॉन को लग भी जाते हैं, जिसकी वजह से शॉन को ये रियलाइज होता है कि मैरी उसकी सारी फाइटिंग स्टाइल को सीसीटीवी के जरिए देख रही थी। अब शॉन भी किसी चीज को उठाकर एज ए वेपन यूज करना चाहता है, लेकिन मैरी उसे वो करने से भी रोक लेती है। शॉन, मुझे ये अच्छे से पता है कि तुम जब भी डिसएडवांटेज में होते हो तो अपने आसपास की किसी भी चीज को उठाकर तुम उससे अटैक या फिर डिफेंस करते हो। और मैरी वहाँ पर पड़े एक अर्थ ग्लोब को हाथ से उछालती है और ये कहती है कि तुम अकेले नहीं हो जो ये कर सकते हो। और उसी ग्लोब से शॉन का ध्यान भटकाकर उस पर एक और जोरदार अटैक कर देती है, जिसकी वजह से शॉन के हाथ में काफी ज्यादा गहरा घाव बन गया होता है और वहाँ से खून भी निकल रहा होता है। और लैब में हो रहे धमाकों के चलते शॉन की जैकेट भी जलने लगती है, तो वो उसे निकालकर मैरी के ऊपर फेंकता है और लैब से बाहर भाग जाता है। और यहाँ पर हम उसके काफी सारे ब्लड लॉस को देख सकते हैं। अरे यार, जितना मैंने सोचा था मेरा उससे भी ज्यादा खून बह चुका है। लगता है कि मैरी एक ही घाव पर बार बार मारने के लिए एक्सपर्ट है।
और हम देखते हैं कि शॉन अभी स्कूल की लाइब्रेरी में आया है और उसके दिमाग में ये सारे ख्याल एक साथ चल रहे होते हैं और उसे याद आती है वही बात जो उसको रेचल ने कही थी कि ये सारी चीजें शॉन तुम्हारी ही वजह से हुई है। और शॉन अभी इस चीज को रिग्रेट कर रहा होता है कि कैसे उसकी वजह से यूनहो और उसकी माँ पर मुसीबत आ गई और एक नॉर्मल से स्कूल के अंदर मर्सिनरी घुस गए और इससे भी ऊपर वो अभी तक उनको रोकने में पूरी तरीके से कामयाब नहीं हुआ। मैरी शॉन के खून के धब्बों का पीछा करते हुए लाइब्रेरी तक पहुंच जाती है। शॉन, आखिर तुम कहाँ हो? इतना सारा खून निकलने के बाद तुम्हारी बत्ती तो गुल हो गई होगी। क्या तुम जिंदा हो या टपक गए? और हम देखते हैं शॉन को जो एक बड़े से बुक शेल्फ के पीछे छुपा हुआ होता है और मैरी उसे चिल्लाकर यही बता रही होती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे सुन सकते हो शॉन, तो एक बात को अच्छे तरीके से जान लो कि तुम ग्रेटेस्ट नहीं हो और ना ही कभी थे। तुम्हारा होना ही एक तरह का छलावा है जो डायरेक्टर डैडी ने अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए बनाया है। मैं ये जानती हूँ कि उनसे ये गलती हुई है क्योंकि उन्होंने तुमको ये टाइटल काफी इजीली दे दिया। उन्होंने उस वक्त पर जरा भी परवाह नहीं की कि आखिर भविष्य में आने वाला कोई और बच्चा तुमसे ज्यादा टैलेंटेड भी हो सकता है। और ऐसा बोलते हुए वो फटाक से शॉन की लोकेशन पर पहुंच जाती है। लेकिन उसके साथ साथ हम भी देखते हैं कि वहाँ पर तो शॉन है ही नहीं, बल्कि वहाँ पर तो एक स्टेपलर पड़ी है और बस खून के कुछ धब्बे हैं। और तभी शॉन उसके पीछे से आकर उसे कहता है, आज तो तूने बहुत बकबक कर ली मैरी, आखिर तुम इतना भौंकती ही क्यों हो? और मैरी पलटकर काफी स्पीड में एक और अटैक करती है, लेकिन शॉन ने इस बार एकदम इजीली एक बुक से इस अटैक को रोक लिया होता है। और मैरी देखती है कि शॉन के जिस हाथ पर उसने इतना बड़ा घाव दिया था वहाँ पर शॉन ने स्टेपलर लगाकर उस घाव को सील कर दिया है और उसका खून भी बहना रुक चुका है। और शॉन उससे कहता है कि इससे पहले कि तुम ग्रेटेस्ट मास्टरपीस वाली और भी ज्यादा बकचोदी करो, ऐसा बोलकर वो मैरी के जबड़े पर एक तनतनाता मुक्का मारता है और उससे कहता है कि तुम्हें पहले बेसिक सीखने चाहिए थे। और मैरी एक ही मुक्के में टप्पा खाते हुए दूर जाकर गिरती है और बस ये एक ही मुक्के में मैरी की सारी चुल निकल गई होती है ग्रेटेस्ट बनने की। और शॉन उसे कहता है, क्या तू जानती नहीं है कि तू अभी लाइब्रेरी में है? तो अब ऐसे ही चुपचाप से मेरे सवाल का जवाब दे, आखिर किस तरीके से तूने उन 3 एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स को बाईपास किया? और शॉन के इस खतरनाक लुक के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाती है। तो आखिर शॉन क्यों 3 एब्सोल्यूट प्रिंसिपल को बाईपास करने का रास्ता जानना चाहता है? और क्या शॉन और रेचल की गैंग के अगेंस्ट में अब कोई और ऐसा बचा है जो उनको टक्कर दे सके? कहानी आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक्शन से भरी है। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि शॉन के सिर्फ एक ही मुक्के ने मैरी को ढेर कर दिया होता है और मैरी इस पूरे टाइम पर यही सोच रही होती है कि क्या शॉन सच में डेड मेंशन का एक लेजेंड है? क्या यही ग्रेटेस्ट है? और क्या यही एक मास्टरपीस है जो डेड मेंशन ने बनाया है? और शॉन उसका मुंह पकड़कर उससे 3 एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स को बाईपास करने का तरीका पूछ रहा होता है। तो मैरी उसे हंसते हुए कहती है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम कम्प्लीटली ब्रेन वॉश हो चुके बच्चे सीख सकते हो। और शॉन ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि उसे अब सच में लग रहा होता है कि सच में कोई ऐसा रास्ता एग्जिस्ट करता है जिससे वो 3 एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स को बाईपास कर सके। तो तुम उसे जानना चाहते हो शॉन, उन 3 एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स के पीछे का सीक्रेट। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मैरी के पास्ट को, जहाँ पर एक रईस फैमिली ने मैरी को अडॉप्ट किया होता है और मैरी उनके लिए एक गुड चाइल्ड बनकर उनका सारा काम करती है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स लेवल की थियरीज को सॉल्व करना, कुछ मैथमेटिक्स फॉर्मूला को सही करना और भी कई सारी दिमाग को थका देने वाली चीजें। शुरुआत में मैरी को अपने नए मॉम एंड डैड की तरफ से काफी ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन टाइम बीतने के साथ मैरी जैसे इन लोगों के अंदर घुलने लगती है तो वो कई बार अपनी मॉम की थियरीज के अंदर काफी सारी गलतियों को पॉइंट आउट करती है। तो धीरे धीरे मैरी की मॉम का मूड खराब होने लगता है और मैरी का नया फादर मैरी पर इतना ज्यादा ध्यान भी नहीं दे रहा होता। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और अपने काम के प्रेशर के चलते मैरी की नई मॉम काफी देर से उठती है और मैरी उसे बताती है कि मदर जब आप सो रही थी तब मैंने सारे डेटा को अच्छे से एनालाइज करके उसके सीक्वेंस के वाइज रख दिया है। और उसकी मॉम भी ये सब देख रही होती है कि आखिर इतनी सी छोटी बच्ची ने इतना कॉम्प्लेक्स काम कैसे कर दिया। और इसी दौरान वो मैरी से पूछती है कि मैरी, आखिर तुम्हारे फादर कहाँ चले गए? तो मैरी कहती है कि फादर मुझे बिना बताए यहाँ से चले गए। क्या सच में ऐसी बात है मैरी? अगली बार से याद रहे कि तुम उनको पूछोगी कि आखिर वो कहाँ पर जा रहे हैं। और एक खास बात, उन पर जरा ध्यान दो और पता लगाओ कि वो आए दिन कहाँ पर जाते रहते हैं।
और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मैरी ने ये काम भी काफी अच्छे से किया होता है। उसने अपने ही फादर की जासूसी की होती है और वो सारे सबूत अपनी मॉम को दिखा रही होती है। ये जो फोटो में फादर के साथ है वो 28 साल की कोई औरत है और उनको ट्रैक करने पर मुझे ये पता चला कि वो लोग आउटस्कर्ट नाम की एक होटल में गए हैं, रूम 307 में। बस चुप हो जाओ, मैं और सुनना नहीं चाहती। और ये बोलकर उसकी मॉम कॉफी पीने ही जा रही होती है, लेकिन तभी उनके अच्छे के लिए मैरी उनको भाषण देने लगती है। मॉम प्लीज रुक जाइए, ये कॉफी आपके लिए इतनी भी अच्छी नहीं है। आपकी लाइफस्टाइल के चलते आप धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही हो और आपकी तबीयत भी खराब है, और अगर अभी आपने इसको पिया तो आपके बॉडी के अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाएगा। और मैरी के मुंह से ये हाई फाई वर्डिंग सुनकर उसकी माँ उसको एक जोरदार चमेट मार देती है। तो उस साली चूहे की लैंडी अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझती है क्या? मेरा काम क्या तू मुझसे अच्छे तरीके से कर पाएगी? तू ही वो आस्तीन का सांप है जिसके घर में आने के बाद ये सब बखेड़ा शुरू हुआ। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है डेड मैंशन का वही चर्च, जहाँ पर मैरी ये सारी बातें डेड मैंशन के डैडी को बता रही होती है। यानी कि मैरी के ये वाले पेरेंट्स ने उसे अपनी कमांड से रिलीज करके डेड मैंशन में वापस भेज दिया है। और उस घर में मैरी के साथ जो भी कुछ हुआ वो सारी चीजें वो अभी डैडी को बता रही होती है। हाँ मैं समझ गया मैरी, लेकिन ये कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं थी कि वो लोग तुम्हें रिटर्न कर दे। इसमें कोई भी दिल दुखाने वाली बात नहीं है मैरी। दुनिया में इतने घटिया लोग होते हैं बेटा, जो हमेशा अपने से ज्यादा टैलेंटेड लोगों को देखना पसंद नहीं करते। मैं समझता हूँ तुमको, आखिर तुम इन सारे डेड मैंशन के बच्चों में से सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट जो हो। तो हम एक काम करते हैं मैरी, क्यों ना तुम अपना सारा टैलेंट सिर्फ और सिर्फ डेड मैंशन के लिए ही यूज करो। समझ गई ना मैरी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? और मैरी ये बात जानकर काफी ज्यादा खुश होती है। और सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर मैरी ये सारी बातें अभी शॉन को बता रही होती है। यानी कि इतने सारे सालों के दौरान जब शॉन डेड मैंशन में नहीं था तो पूरे के पूरे डेड मैंशन के अंदर मैरी के नाम का सिक्का चलता था, क्योंकि वही तो सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट है। लेकिन शॉन की जिंदा होने की खबर के चलते डेड मैंशन के अंदर मैरी का ऑरा ही खत्म हो गया। अबे साली बहन की पकौड़ी, आखिर तू ये क्या बक रही है? मैंने तो बस तुझसे यही पूछा कि मुझे उन 3 एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स के बारे में बता, तो तू ये बकबक करके इतना टाइम क्यों लगा रही है? और तभी मैरी शॉन के उस हाथ को काट लेती है जिस हाथ से शॉन ने उसको पकड़ा था। अबे साली कुत्ती कहे की इतना ज्यादा पीटने के बाद भी और ज्यादा मार खाना चाहती है। और ये बोलते हुए शॉन काफी ज्यादा गुस्से में अपना आयरन फिस्ट वाला मुंह ही मैरी पर मारने वाला होता है, लेकिन मैरी अपने पैर के पंजे से उस मुंह को बीच में ही रोक लेती है। यानी कि मैरी इतनी सारी बकबक करके अपने आप को रिकवर कर रही थी, और रिकवर होने के बाद वो मौका देखकर शॉन पर अटैक कर देती है। जैसा कि हमें पहले बताया गया कि यही है सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट और सबसे ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजिस्ट। और फाइनली यहाँ पर मैरी फुल सीरियस मोड में आ जाती है और शॉन पर धनाधन अटैक्स की बारिश कर देती है, जिससे ऑब्वियसली शॉन भी काफी ज्यादा शॉक होता है कि आखिर ये अचानक से क्या हो गया। सोचते रहो शॉन, लेकिन तब तक मैं तुमसे जीत जाऊंगी। और मैरी ने शॉन को अपनी एक टेक्निक से गिरा दिया होता है और उस पर अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन शॉन एक किताब को बीच में लाकर उस अटैक से बच जाता है और उसी किताब में मैरी का हथियार फंसाकर उसे वेपनलेस कर देता है। और ये चीज भी शॉन ने काफी ज्यादा स्पीड में की होती है। यानी कि मैरी समझ गई होती है कि शॉन के पास एक अलग ही लेवल की ताकत और स्पीड है, लेकिन शॉन अभी डिसएडवांटेज में होता है क्योंकि वो नीचे गिरा हुआ है। तो मैरी उस पर पूरा का पूरा बुक शेल्फ ही उल्टा करने वाली होती है, लेकिन शॉन काफी फुर्ती से पीछे हट जाता है और मैरी उसके तरफ बढ़ते हुए वापस से बकबक करना शुरू कर देती है। मतलब वापस से वो किसी अलग टॉपिक पर बात करते हुए शॉन को मैनिपुलेट करेगी और मौका देखकर उस पर वापस से अटैक भी करेगी। लेकिन शॉन उसकी स्ट्रेटेजी को अब समझ चुका होता है, तो वापस से वो उसी जाल में नहीं फंसेगा। और यही सारी चीज सोचते हुए शॉन ऐसे थोड़ा सा बीच में रुक गया होता है और इसी बात का फायदा उठाकर मैरी वापस से उसके नजदीक आती है और उस पर अटैक करना शुरू कर देती है। और वो एक किताब के जरिए शॉन के उसी घाव पर अटैक करती है जिसको शॉन ने स्टेपलर करके पैचअप किया था। एंड शॉन रियलाइज करता है कि मैरी उसको मारते हुए लाइब्रेरी की बाउंड्री तक ले आई है। तो तुमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था ना शॉन, यानी कि तुम में उतनी भी अकल नहीं है कि तुम ग्रेटेस्ट कहला सको। और ऐसा बोलते हुए मैरी एक और खतरनाक सा अटैक करती है शॉन के ऊपर और शॉन उस अटैक को अपने दोनों हाथों से डिफेंड करता है, लेकिन इसके चक्कर में शॉन का वो पूरा घाव वापस से खुल चुका होता है और उसमें से काफी ज्यादा खून भी बह रहा होता है।
लेकिन शॉन भी यहाँ पर नहीं रुकता। वो वहाँ पर पड़ी एक वुडन चेयर को उठाकर सीधा मैरी पर दे मारता है और मैरी इस अटैक से बचने के लिए पीछे हो गई होती है, तो वो चेयर वहीं पर टूट जाती है। लेकिन उस चेयर के एक डंडे जैसे हिस्से को शॉन अपने हाथ में ले लेता है और शॉन भी यहाँ पर धीरे धीरे काफी ज्यादा सीरियस मोड में आ जाता है और अपने दूसरे हाथ से पंच मारकर वो वहाँ पर एक शोकेस के कांच को तोड़ देता है। और यहाँ से सीन वापस से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शॉन के पास्ट को, जहाँ पर उसकी ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर उसे ये बता रही होती है, इस मार्शल आर्ट को तुम अपने तरीके से ढाल सकते हो, अपने दोनों हाथों में किसी भी तरह का हथियार लेकर, और इसीलिए ये टेक्निक काफी ज्यादा डेंजरस है। अगर इस टेक्निक को तुमने ज्यादा ही रेंज में यूज कर लिया तो तुम्हारे अपोनेंट का अंत होना तय है। अब जो लोग इस लेडी के बारे में नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि ये एक रशियन वॉर हीरो है और इसका नाम है अलेक्जेंडर सोफिया और ये मर्दाना औरत पीटीजे यूनिवर्स के लेजेंड्स में से एक है। हम देखते हैं कि शॉन ने अपने हाथ के अंदर एक नुकीला कांच का टुकड़ा पकड़ा हुआ होता है जो बिल्कुल एक चाकू की शेप में होता है और शॉन ने उस पर अपनी ग्रिप एक पेपर के जरिए बनाई होती है और उसके दूसरे हाथ में होता है उस चेयर का टूटा हुआ डंडा। और मार्शल आर्ट्स की इस तकनीक का नाम होता है अलेक्जेंडर्स काली आर्नेस। और मैरी की शॉन को इस पोज में देखकर फट जाती है कि आखिर शॉन अलेक्जेंडर्स की काली आर्नेस के बारे में कैसे जानता है, लेकिन वो बेचारी कुछ सोच पाती उससे पहले ही शॉन बिजली की तेजी से उसके पास आकर उसे 8-10 अटैक मार चुका होता है। यानी कि शॉन की स्पीड यहाँ पर डेड मेंशन के ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजिस्ट की सोच से भी परे है। वो सोच पाती उससे पहले ही शॉन ने उस पर 8-10 अटैक बजा दिए और ये टेक्निक्स और अटैक्स कोई जैसे तैसे नहीं थे। जैसा कि सोफिया ने कहा था कि अगर तुमने इसे ज्यादा रेंज में यूज किया तो तुम्हारे अपोनेंट का अंत होना तय है। लेकिन हम जानते हैं कि शॉन असलियत में डेड मेंशन का लेजेंड है, तो उसका दिमाग इतना तो पावरफुल है कि ऐसे ताकत के नशे को वो खुद पर हावी ना होने दे। तो शॉन मैरी के गले के पास उस कांच के टुकड़े को रखकर वहीं पर रुक जाता है और मैरी यहाँ पर कम्प्लीटली बेहोश हो गई होती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि शॉन मैरी को अपने कंधे पर उठाकर ले जा रहा होता है और वो यही सोच रहा होता है कि मुझे इस खतरनाक टेक्निक का यूज करना पड़ा और वो भी एक झूठी बात को जानने के लिए। वो 3 एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स और उनको बाईपास करने का तरीका, ये सारी चीज बस एक झूठ और बकवास है। अगली बार से मैं याद रखूंगा कि मैं ऐसे बहकावे में ना फंसूं। हम देखते हैं कि मैरी बेहोशी की हालत में रोते हुए चर्च वाले अपने डेड मेंशन के डैडी को याद कर रही होती है और हम देखते हैं डेड मेंशन के उसी चर्च को जिसके अंदर किसी ने अभी कत्लेआम मचाया होता है और उस बंदे के हाथ में होती है कटाना और उसने डैडी को अपने घुटनों पर बिठा दिया होता है और नंगा करके उनकी पीठ पर एक स्लाइस भी मार दी होती है। और इस बंदे की छुपी हुई हस्ती शक्ल के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है।